बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, आज सानेहा 9 मई GHQ हमला केस में भी बानी PTI समेत 60 से ज़ायद अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। और सानेहा 9 मई GHQ हमला केस का मुकदमा थाना आर्य बाजार में दर्ज था, जिसके बाद मुकदमे में बानी PTI समेत 143 मुल्जिमान नामजद थे। अदालत 23 मुल्जिमान को पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी है, जबकि इश्तिहारी करार दिए गए मुल्जिमान में शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी और मुराद सईद भी शामिल हैं, जबकि शेख रशीद, उमर अयूब, जरताज गुल, शेख राशिद शफीक समेत दीगर पर आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अदालती फैसले के बाद कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को हिरासत में ले लिया गया, जबकि साबिक वज़ीर कानून राजा बिशारत को भी जेल से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद चट्ठा को भी हिरासत में लेकर पुलिस चौकी अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम तमाम रहनुमाओं को फाइनल कॉल पर पुरतशद्दुद एहतजाज के तनाजुर में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है। आज की कार्रवाइयों से ऐसा महसूस हो रहा है कि PTI पर एक बार फिर जबर का नया मौसम शुरू हो चुका है। ताहम गुज़िश्ता कुछ दिनों से दारुल हुकूमत में ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नया फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। फैसल वावड़ा की बयानबाजियां, बिलावल भुट्टो की मौलाना से मुलाकात और पीपल्स पार्टी की बेवक्त की हलचल इन अफवाहों को ताकत बख्श रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे विफाकी हुकूमत मुश्किलात का शिकार, जबकि बिलावल भुट्टो की ब्रांडिंग पर काम जारी है। मार्च अप्रैल का तस्करा किया जा रहा था और इन महीनों को किसी तब्दीली से जोड़ा जा रहा था, लेकिन आज GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद होने और PTI के मुतादिद रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बाद हालात यकदम पलट चुके हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से एक हलचल शुरू हो चुकी है। एक बार फिर खत लिखने का सिलसिला जारी हो चुका है। कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास होने जा रहा है, लेकिन इस इजलास से एक रोज पहले सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से इजलास को मौखर करने की सदा कर दी है, जबकि मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को याद दहानी करवाई है कि नई आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन के करीब दरख्वास्तें ज़ेर अल्तवा हैं। इसलिए जरूरी यह है कि आप पहले इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, ताकि खुद आईनी तरमीम के मौसर या गैर मौसर होने का फैसला हो सके। आज के पब्लिक ओपिनियन में इन्हीं मौजूआत पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार रिजवान रज़ी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, माहिर कानून यासीन आज़ाद साहब और सहाफ़ी तज़कियाकार मज़हर बल्ला साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सानेहा 9 मई के हवाले से, और इस सिलसिले में चूंकि आज 60 से ज़ायद लोगों पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, तो इसका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है? और क्या वाकई जो हम लोग हमेशा कहा करते थे कि 9 मई के मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा दी जाए, क्या ये उसका ड्रॉप सीन होने जा रहा है? डिफेंस एनालिस्ट हैं हारिस नवाज साहब, जरा सबसे पहले उनसे जान लेते हैं। हारिस नवाज साहब, जो तवक्कुआत थी सानेहा 9 मई के मुल्ज़िमान से वाबस्ता, आपको लगता है कि वो अब अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच रही हैं? देखिए, मैं तो आई पर्सनली फील कि ये ऑलरेडी ओवर डिलेड है। तकरीबन 1.5 साल गुजर गया। अगर पहले ही इसका फैसला हो जाता तो आज ये जिस तरह के 24 नवंबर है उस तरह के इंसिडेंट नहीं होने चाहिए थे। होता ये है कि जब भी कोई ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस ये कंटोनमेंट के जो इंस्टॉलेशन होते हैं, शोहदा यादगारें होती हैं, ताकि लोगों को सबक मिले, दे शुड हैव अ लेसन। लेकिन जो रियली इन्वॉल्व हों, और उसमें भी एक मिलिट्री कोर्ट्स को ये बड़ा इंप्रेशन है कि पता नहीं मिलिट्री कोर्ट्स में क्या नाइंसाफी होती है। वहाँ इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होते हैं। डिफेंस लॉयर आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं, जब फैसला होता है उसके बाद हाई कोर्ट और आपको सुप्रीम कोर्ट की रेमेडी मौजूद होती है, सारी चीजें होती हैं। इसलिए ये सोचने की बात होती है। और सेकंड, अब भी अगर लगी है तो इन केसेस को एक्सपेडाइट करना चाहिए। और जो लोग, मैं ये कहता हूँ, जो लोग अगर ऐसे हैं, कुछ लोग पकड़े जिनके ऊपर कोई इतना ज्यादा चार्जेस नहीं है, और उनको हम छोड़ सकते, जरूर छोड़ें, ताकि एक गुडविल हो, गवर्नमेंट की गुडविल होनी चाहिए कि देखें नहीं, हमने PTI के कुछ लोगों को छोड़ दिया, जो इन्वॉल्व थे उनको हमने नहीं छोड़ा। ये भी सोचने की जरूरत होती है। लेकिन ये केसेस को जरूर ट्राई होना चाहिए। देखें, अगर ये नहीं करेंगे तो आइंदा लोग इनकरेज होंगे और दोबारा जाएंगे इंस्टॉलेशंस पे, GHQ की तरफ, इंटेलिजेंसीज में, या शोहदा यादगारों पे। कितना इंप्रेशन होता है वो यादगार, निशान हैदर, उनकी फैमिली की कितनी दिलादारी होती है, उससे ट्रुप्स और मोरल के ट्रुप्स को कितना फर्क पड़ता है, फौज के कितना फर्क पड़ता है। ये चीजें देखने के लिए कि अगर हम शहीद होंगे तो क्या हमारे साथ भी हमारी कौम ऐसे करेगी। जबकि यू फाइट एज अ नेशन, पूरी कौम लड़ाई करती है, चाहे इंटरनल एनिमी या एक्सटर्नल एनिमी के लिए। ये देखने की बात है। और उसके साथ ये बहुत, और ये इसको जल्दी चलाने, पहले जो नेशनल एक्शन प्लान में डिसाइड हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट जब खत्म टाइम होगा तो ये स्पेशल एंटी टेररिस्ट कोर्स को इतना फाल किया जाएगा कि उनके केसेस जल्दी चलाए जाएं। 6 से 8 महीने में फैसला होना चाहिए, ताकि
جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو سزا نہیں دیتے. یہ بہت ضروری جو کہ ابھی تک ہم نہیں کر سکتے. چلے ان قانونی پیچیدگیوں کا ذرا جائزہ جو ہے وہ یاسین آزاد صاحب سے لیتے ہیں. یاسین آزاد صاحب, ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہم یہ کہیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا, یا اب پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لیڈران ہیں ان کے پاس آپشنز کیا بچی ہیں, ان کی اب آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا, کیا پروسیکیوشن ہوگی, یا پھر ہم یوں کہہ لیں کہ جو فیصل چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ فرد جرم عائد ہو گئے تاکہ اب ہم انہیں ان کیسز کو بڑی عدالتوں تک لے کر جا سکیں. یاسین آزاد صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں آپ کی آواز سننے سے قاصر ہوں. رضوان رضی صاحب آپ چونکہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سر, کہتے ہیں کہ ایک تلوار اگر لٹکتی رہے تو اس کا ڈر اور خوف کچھ اور ہوتا ہے. ایک تلوار جب آپ کو سر قلم کر دے, یا پھر یوں کہہ لیجیے کہ جسم کی وار کر دے, تو شاید وہ خوف بھی ختم ہو جاتا ہے. پی ٹی آئی کے کیس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ فرد جرم عائد ہو جانے کے بعد؟ دیکھیں, میرے اوپر چونکہ خود ذاتی طور پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے ماضی میں 2-3 مقدمات کے اندر, تو فرد جرم ایک قسم کا ریلیف ہوتا ہے کہ اب آپ کے خلاف مزید کوئی الزامات جو ہیں وہ ایڈ نہیں ہو سکتے. جو پولیس کے پاس, پروسیکیوشن کے پاس, اس کیس سے وابستہ نا, ہاں اس کیس سے وابستہ جتنے بھی ثبوت تھے وہ انہوں نے پیش کر دیے ہیں. اب میں ان تمام ثبوتوں کا جو ہے وہ دلیل کے ساتھ جواب دوں گا. نمبر 1, مطلب یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے, یہ ایک واٹر شیڈ ہوتا ہے, اس کے بعد کیس ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے. تو اب تک اگر اس کے اوپر غیر یقینی کی, اور فیصل چودھری صاحب نے, اگرچہ میرا دل تو نہیں کر رہا, لیکن انہوں نے بہت مناسب بات کہی ہے, اور میرا بھی یہی تبصرہ ہے اس کے اوپر کہ جناب بالکل یہ ایک بہترین مرحلے میں چلا گیا ہے. یہاں سے 2 پہلو نکل سکتے ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ آپ اعلیٰ عدلیہ میں جا سکتے ہیں اس کے خلاف اپیل لے کے. نمبر 2, اگر پینلائزیشن ہو جاتی ہے تو آپ اس سزا کے خلاف عدلیہ میں جا سکتے ہیں. اب سزا دینے کا یا بری کرنے کا عمل شروع ہو گیا نا, اس کا مطلب ہے اب تک پروسیکیوشن نے یا انویسٹیگیشن نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک سمجھنا چاہیے کہ جو بانی پی ٹی آئی کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف ایز اے ہول کوئی نیگیٹو میئر کے طور پہ نہیں لیا جانا چاہیے, بلکہ میں تو اسے پازیٹیو سمجھتا ہوں کہ اب انہیں جو ریلیف ملنا ہوگا, جتنی میکسیمم ان کے اوپر ہو سکتا تھا پریشر, وہ آج کے دن اس کی پیک ہو گئی. اب چیزیں جسے کہنا چاہیے نرمی کی طرف جائیں گی. اچھا چلیں, یہ نرمی واقعی کیسز کی صورت میں کس طریقے سے سامنے آئے گی اس پہ بات کریں گے, کیونکہ آج بہت کچھ ہے, یہ بڑا ایونٹ فل ڈے ہے ہمارے رضی صاحب. ہر ایک ٹاپک پر کوشش کریں گے گفتگو ہو. یاسین آزاد صاحب, رضوان رضی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ الٹا اگر دیکھا جائے ایک اعتبار سے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ریلیف ہے کہ جو کچھ ہونا تھا, جس کے اوپر کارروائیاں آگے چلنی تھی وہ ہو چکا ہے. اب پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی عدالتوں سے اپنے ان کیسز پر رجوع کر سکے گی. آپ بھی اس ایک ریلیف ہی سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ایک طرف تو عمر ایوب کی گرفتاری ہوگی, راجہ بشارت کی گرفتاری ہوگی, ملک احمد چٹھا صاحب بھی گرفتار ہو گئے. میں اس بات سے تو ایگری نہیں کرتا کہ بہت بڑا ریلیف ان کو ملا ہے, بلکہ پہلی دفعہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ چارج جو فریم ہوتا ہے یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. چونکہ 9 مئی کا واقعہ تھا تو چارج آج دن تھا, فریم ہو جانا چاہیے تھا, کیس کنکلوڈ ہو جانا چاہیے تھا. بہرحال دیر آئے درست آئے, آج چارج فریم ہو گیا. چارج فریم ہونے کا مطلب یہ ہو گیا کہ انہوں نے پلیڈ گلٹی کرنے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا. اب اس کیس کی پروسیڈنگ ہونی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے کورٹ کے اندر کیا ایویڈنس لے کے آتی ہے. پہلا برڈن تو پروسیکیوشن پہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ جن لوگوں کے خلاف آج آپ نے چارج فریم کیا اس میں بہت سارے اکیوز ایسے ہیں جو ایبسکانڈر ہیں, ان کے خلاف تو پروسیڈنگ نہیں ہوگی, لیکن جن کے خلاف چارج فریم ہو گیا وہ پروسیڈنگ اپنی جگہ جاری رہے گی. پروسیکیوشن کی ایویڈنس کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے ملزمان جو ہوں گے ان کا 342 کا سٹیٹمنٹ ہوگا, اور 342 کے سٹیٹمنٹ کے بعد ان سے یہ بیان بھی لیا جائے گا کہ کیا وہ آن اوتھ پہ بیان دینے چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے, اور اپنے ڈیفنس میں کوئی ایویڈنس دینے چاہتے ہیں یا نہیں دینے چاہتے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جہاں تک اس انسیڈنٹ کا تعلق ہے, آپ خود اندازہ کریں کہ آپ کے خلاف ایلیگیشن یہ ہے کہ آپ نے فوج کو بغاوت پہ اکسانے کی کوشش کی ہے. نمبر 2,
करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियों को उन दोनों में नुकसान पहुंचा। क्या हमारे जो इदारे हैं, जो उन इदारों की जो अहमियत है, हमें उसको रिस्पेक्ट करनी है, उनकी डिग्निटी को मेंटेन करना है, या उनके इदारों की डिग्निटी को तबाह बर्बाद करना है? ठीक। सवाल ये पैदा होता है कि आप सियासत करें, जो कुछ करें, लेकिन इदारों का एहतराम करना हर शख्स की जिम्मेदारी है। ठीक है। हिफाज़ पाकिस्तान के बड़ों से हमारे कोई इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हिफाज़ पाकिस्तान का ताल्लुक है और वो जो कुर्बानियाँ देते हैं, हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो भी हमारे बच्चे हैं। एक सवाल यासीन आजाद साहब से। अच्छा, यासीन आजाद साहब, क्या ये मुमकिन है कि इस वक्त मतलब कि फौज एज इंस्टीट्यूशन कहे कि हम इनको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना चाहते हैं, इनकी कस्टडी हमें दे दी जाए, इसी अदालत में आगे कहे, क्या ये मुमकिन है सर? नहीं, अगर वो रिक्वेस्ट करने चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये जो इंसदाद दहशतगर्दी का कोर्ट है उसके अंदर उन्होंने चार्ज फ्रेम किया है। हाँ जी, हाँ जी। अगर हिफाज़ पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट के तहत केस की प्रोसीडिंग करने चाहे तो उसके लिए फिर उनको रिक्वेस्ट करके नए सिरे से चार्ज फ्रेम करना पड़ेगा। जी जी जी। नए सिरे से प्रोसीडिंग करने से पड़ेगी। ठीक है। एक कानूनी नुक्ता सा जिस पर आपने अपनी राय दी, मजहर बल्ला साहब, आपसे मेरा सवाल थोड़ा मुख्तलिफ होगा क्योंकि आप मेरे इक़्तिदार में मौजूद है, बहुत कुछ चल रहा है वहां पर पिछले 3-4 रोज से। बिलावल की फैसल वावड़ा से मुलाकात, फिर मौलाना की बिलावल से मुलाकात, देन अगेन फैसल वावड़ा की मौलाना से मुलाकात, और अभी कुछ देर पहले खबर ये आई कि राना सनाउल्लाह भी वज़ीर आज़म का कोई खुसूसी पैगाम लेकर मौलाना की खिदमत में हाजिर हुए हैं। सर, व्हाट्स गोइंग ऑन? हो क्या रहा है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ नया होने जा रहा है आने वाले नए साल में, कोई तकरीबन कोई मार्च अप्रैल के महीने में। नहीं, मेरा ख्याल है उससे पहले ही कुछ होने वाला है। अच्छा, कोई खिचड़ी पक रही है। हाँ। और जो कुछ पिछले दिनों हुआ उसका इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगाने की कोशिश हो रही है। इस्लामाबाद वाले पिंडी वालों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, पिंडी वाले इस्लामाबाद वालों को कहते हैं। अब बात तो सही है, आज फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग में भी ये बात की कि फौज जो है वो हुकूमत की पाबंद है कानूनी तौर पर, और फौज को कानून के तहत तलब किया गया और उसने सरकारी इमारतों की हिफाजत की। बाकी जो फायरिंग वाले चक्कर हैं वो पुलिस जाने, रेंजर्स जाने, वो फौज तो उसमें नहीं थी। ठीक। अब इसमें देखिए कि जो 2 बयानात, एक मियां शहबाज शरीफ साहब ने 27 नवंबर को दिया कि जी सिपा सलार ने हमारी मदद, तो सारा उन्होंने उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की। दूसरा, कल आप मरियम नवाज की स्पीच देखिए, उन्होंने जानबूझकर एक बात की कि अगर पंजाब पुलिस गोली चलाती तो, कि यानी पंजाब पुलिस ने गोली नहीं चलाई, किसी और ने चलाई है। तो अब किसी और पर जब आप डालने की कोशिश करेंगे जी, तो जाहिर है कोई इतना कमजोर तो नहीं कि वो अपने पे डालने देगा। तो वो तो उनके पास तो साफ जवाज है कि वो हुकूमत के ताबेदार हैं और हुकूमत ने उन्हें बुलाया, हाँ। और हुकूमत ही जो ऑर्डर करती है उसको वे हम करते हैं। तो फजा तो ये है, बाकी सियासी तौर पर एक सरगर्मी है। वाकयातन बिलावल भुट्टो जरदारी सरगर्म है, लेकिन एकदम इतना एक्टिव हो जाना बिलावल का ये बड़ा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि कुछ दिन पहले उनकी खासी नाराजगी भी चल रही थी। ये डेफिनेटली इट्स वेरी क्वेश्चनेबल। ज़रिया पाकिस्तान जो है ना, इसमें लोगों को एक्टिव किया जाता है। हाँ। एक्टिव होते नहीं है खुद। ये आप मुझे बताइए कि वो जो अटक से 2 बंदे शामिल हो गए पीपल्स पार्टी में, वो टीएलपी के, जी जी जी, उनका क्या ताल्लुक पीपल्स पार्टी से? उनका क्या नजरिया थी? कोई वाबस्तगी, कोई सियासी चक्करबाजी? चलो कोई वो एक कट्टर मजहबी जमात के लोग, हाँ। और पीपल्स पार्टी एक सोशलिस्ट पार्टी है, उसकी तरफ आना, और अभी और लोग आएंगे पीपल्स पार्टी में, और उन्होंने ही ज़ाहिर है अब वो मौलाना के पास गए और मौलाना से भी उन्होंने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की। हाँ जी। और वो जो
कामरान मुर्तजा साहब है, वो कहते हैं बिलावल तो शुरू से हमारे साथी हैं और हम बिलावल के साथी हैं, तो गड़बड़ तो है। अब गड़बड़ ये जो वाकया हुआ डी चौक वाला, इसमें हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में एक दरार पड़ चुकी है, बहुत गहरी दरार। चले इसमें किस हद तक सदाकत है, जरा ये हारिस नवाज साहब से जान लेती हूँ मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ा अरसा वो इस इदारे को सर्व कर चुके हैं और बड़ा मतलब करीब से जानते हैं मामलात को। हारिस नवाज साहब, वाकई दरार इस हद तक पड़ चुकी है कि अब बिलावल भुट्टो चॉकलेट बॉय के तौर पर मंजर यहाँ पर आएंगे? देखें, बात यह है कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, दे आर वेरी अनफेयर। दे आर ट्राइंग टू पुट द ब्लेम ऑन आर्म फोर्सेस, जो कि बिल्कुल इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होती। और उन्होंने बड़े क्लियर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बात की कि वो उनको आर्टिकल 245 में क्यों बुलाया गया, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट इज द एंड ऑफ एंड ऑल। जिसमें इमारतें, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, सेनेट, नेशनल असेंबली, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, ऐसी पीटीवी, ये इमारतें हैं। इसके अलावा फौज जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है, ये सबसे अफसोसनाक है कि जी रेंजर्स ने फायर नहीं किया, ये पंजाब पुलिस ने फायर नहीं किया। व्हाट द हेल दे आर टॉकिंग? क्या आप चाहते हैं कि सारा आप हमारे आर्मी के शोल्डर से फायरिंग करना शुरू कर रहे हैं? ये चीजें आपको खुद होनी चाहिए। या तो वो अपना पुराना को सिक्योर करना चाह रहे हैं, साहब का पुरानी बातें हैं। जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट ने, फौज ने कहा जी हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं, आर्टिकल 245 के स्ट्रिक्टली कानून के अंदर रहते हुए, फौज कभी अपने अवाम पर गोली नहीं चलाती, ना कभी चलाएगी। अगर रात को लाइटें बंद करके आपने कोई फायरिंग की है या आपने सिविल आर्म फोर्सेस ने की है, for that the civil government is responsible for everything. We should be very clear. ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने बात की है, ये इसके बड़े मीनिंग्स हैं, we must understand. जी। बाकी क्या होता है, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी बात चल रही है कि जी पीटीआई पीपल्स पार्टी को कुछ आगे लाना चाह रहे हैं। ये डिपेंड करते हैं क्या हालात जा रहे हैं। बट पीपल्स पार्टी भी नाराज है पीएमएलएन से, इसलिए कि वो अपनी कमिटमेंट नहीं पूरी करते हैं। जो बात कहते हैं उस पर अमल नहीं करते हैं। उसके बाद यही बात ज़रदारी साहब की है, वो भी बिलावल भुट्टो तो बहुत दफा कह चुके हैं, एंड इसीलिए वो भी मुलाकात भी कम कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से बातें हो रही हैं, ठीक है, ये टीपीएल के जाए। तो आई थिंक बड़ा क्लियर है कि आर्मी ही इज नॉट इन्वॉल्व, ना वो कभी करेगी, और ये खाम को उनके शोल्डर से फायरिंग करना है। और आज ये कॉन्फ्रेंस के मैसेज कन्वे भी कर दिया गया। हारिस नवाज साहब, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से ये जो 2 रोजा 84वीं फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, आईएसपीआर के मुताबिक जो एलामिया जारी हुआ उसमें कहा गया कि हुकूमत बेलगाम, गैर अखलाकी आज़ादी, इजहार राय की आड़ में जहर उगलने के खिलाफ सख्त कवानीन और जवाबित बनाए, और हुकूमत झूठ मौशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और जवाबित बनाकर अमल दरामद करवाए। ये भी फोरम की तरफ से एक तजवीज़ सामने आई है। एनीवेज, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। आसिफ, प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ बात कर रहे थे गवर्नर की मेज़बानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से, और कुर्रम वाक़यात पर वहाँ पर गौर फिक्र किया गया, जिसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के शुरू करने एक एलामिया भी जारी किया गया, जिसमें बहुत सारे पहलू जो थे वो डिस्कस किए गए। लेकिन पॉइंट ये भी है कि जो सूबे में 2/3 अक्सरियत रखने वाली जमात है, उसने इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की, जबकि वहाँ से बैरिस्टर साहब की तरफ से एक जो मौक़िफ़ सामने आया या रद्द अमल सामने आया, उन्होंने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के नाम पर मुस्तरद-शुदा टोला जमा हुआ है। बहरहाल अब ये वाकई कुर्रम के मामलात को लेकर संजीदगी दिखाई जा रही है एपीसी के थ्रू, जिसकी यूं कह लीजिए कि इनेकाद किया गया गवर्नर की तरफ से, या फिर यहाँ पर भी हम कह लें कि मामलात जो हैं वो इसके बरक्स ही हैं। रिजवान रज़ा साहब, क्या एक यही हसासियत हो सकती है कुर्रम वाक़यात पर, और यही एक हल है कि एपीसी बुलाई गई, एलामिया जारी हुआ, क्योंकि सूबे में 2/3 अक्सरियत रखने वाली जमात की तो शिरकत थी नहीं यहाँ पर, तो फिर ये कैसे ऑन बोर्ड लिए बगैर सारे मामला जो हैं वो हल हो जाएंगे? देखिए, 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत अगर किसी इशू के ऊपर तवज्जो नहीं दे रही, तवज्जो दिलाने के बावजूद भी, पूरे मुल्क के चीखने के बावजूद भी उसके सीएम को वफाक के ऊपर चढ़ाई से ज्यादा फुर्सत नहीं है, तो फिर बाकी जो कुव्वतें हैं उन्होंने तो अपना जमहूरी किरदार अदा करना है। वो भी तो कुछ वोट लेके ही हारे होंगे ना, वो भी तो किसी के आदर्शों की नुमाइंदगी करते होंगे। लेकिन मैं पिछले सेगमेंट के अंदर एक जो बात हुई है, जो हमने फर्ज कर लिया मेरे मोहतरम पैनलिस्ट ने, कि जैसे फायरिंग हुई है और जैसे आपने अभी इंट्रो के अंदर पीटीआई का नुक्ता नजर पेश किया कि वो कहती है कि ये नुमाइंदा नहीं है, अगर इसी तरह हम हुकूमत का भी नुक्ता नजर एक लाइन में पेश कर देते कि हुकूमत का ख्याल है कि कोई फायरिंग नहीं हुई, ठीक है ना, ये हमने बात पूरी डिस्कशन के अंदर, उन्होंने फायरिंग की ही नहीं है।
फेक न्यूज की बात की है फॉर्मेशन कमांडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। फेक न्यूज क्या थी कि फौज को गोली मारने का हुक्म, रिकॉर्ड पे है, मैंने सामने वाली चेयर पे बैठ के आपके इसी प्रोग्राम के अंदर कहा था कि 245 के तहत गोली नहीं मारी जा सकती, सिर्फ फौज आके तनसीबात की हिफाजत करेगी, वही उन्होंने दोहराया है। उन्होंने जो फेक न्यूज की बात की है वो किसी फेक न्यूज वाले की तरफ देख के की होगी ना भाई। तो खैर कमिंग बैक, देखिए इस वक्त केपीके के अंदर ये एपीसी की जो जरूरत थी वो इसलिए थी कि केपीके हुकूमत को गुजारिश की जा रही थी कि आप इस पे ऊपर कुछ कीजिए। ये एक किस्म का जमहूरी तरीका है किसी हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ाने का कि इस इशू के ऊपर तवज्जो दीजिए। ठीक है, उनकी 1/3 भी सीटें नहीं होंगी, लेकिन वो बहरहाल वहां पे मौजूद तो हैं और थोड़ी बहुत उनकी सूबाई असम्बली के अंदर पार्टिसिपेशन भी है। तो इसलिए उन्होंने आज अपना ये एक किस्म का जिसे कहना चाहिए एक टोकन किस्म का अच्छा, किया। अब जिस टोकन का आप जिक्र कर रहे हैं ना, इस टोकन को बुलाने का इख्तियार, फिर वही बात आ गई, अब चाहे उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है या नहीं है, वहां की मौजूदा हुकूमत की ही इख्तियार में आता है। ठीक है, नहीं, कोई भी बुला सकता है, एपीसी तो कोई भी बुला सकती है, कोई सियासी कुव्वत एपीसी बुला सकती है, ये ऑफिशियल फोरम थोड़ी है। ठीक है, ये अनऑफिशियल फोरम है, ये कोई भी पार्टी एएनपी कह सकती है हम एपीसी एक बुला रहे हैं, इस मौजू के ऊपर कोई भी बुला ठीक है। मजहर बल्ला साहब, इसी मामले पर मेरी मजीद रहनुमाई फरमाएगा कि वाकई ऐसा ही मुमकिन है, और दूसरा ये भी कि क्योंकि अक्सर कभी भी जब एपीसी का जिक्र होता है तो कोई ना कोई मीडिया में खबर गर्दिश जरूर करती है। कल तक हमारे कानों तक भी इस हसास मामले के हवाले से कहीं ये नहीं मालूम था कि गवर्नर केपी जो हैं वो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम सियासी बातों को बशमूल वज़ीर आला जो केपी हैं उन्हें भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। नहीं, पहली बात यह है कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव अली मीन गंडापुर हैं, तो गवर्नर साहब कैसे उनको ऑन बोर्ड लेंगे? गवर्नर साहब का तो ये काम ही नहीं है। दूसरी बात कि क्या उस कॉन्फ्रेंस में ये जो आज की है उसमें वहाँ के जो नुमाइंदे हैं हमीद हुसैन, वो तो पीटीआई के नहीं है, उनको बुलाया गया? नहीं बुलाया गया। क्या वहाँ के जो नुमाइंदे हैं दोनों फ्रीकैन, जो दो फिरका वराना बात है, तो उनके नुमाइंदे बुलाए गए? नहीं बुलाए गए। तो ये एक वैसे ही ड्रामा किया गया है। मैं समझता हूँ कि आप किसी भी सूबे में या किसी भी इलाके में या किसी भी शहर में जब कोई फैसला करते हैं तो वहां की बड़ी सियासी कुव्वत को नजरअंदाज नहीं करते। अगर उससे नजरअंदाज करके कोई फैसला किया जाए, जो कि फैसला नहीं होगा इसलिए कि वहां चीफ एग्जीक्यूटिव कोई और है, इनका जो भी इलामिया होगा ये क्या कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा तजावीज देंगे कि हमने ये किया, बस एक तस्वीरी फोटो सेशन हुआ। इसके अलावा मैं समझता हूँ ये इसका कोई फायदा नहीं। ये काम वहां की सूबाई हुकूमत का है, वो करे और वो कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सा काम किया है। ये बुनियादी तौर पर एक जगह की लड़ाई है जो बड़े अरसे से जारी है, और हमने बिल्कुल ऐसे ही नजरियात का तनाजा है वहां पर, और बड़ी रिलीजियस मामलात पर देखा जाए तो वहां पे भी इसमें कुछ चीजें जो हैं वो ऑन बोर्ड आती हैं। अच्छा हारिस नवाज साहब, ये जो भी मजहर बल्ला साहब ने भी जो गुफ्तगू फरमाई है, इसके मुताबिक अगर हम देखें तो वाकई ये सूबे के जो करता धरता है ये मैंडेट उनके पास है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह रेज होता है कि गवर्नर केपी को भी मालूम है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी जानते हैं कि जिस जगह वो जिरगे में जाते थे मामलात या मुज़ाकरात के लिए, वहां के लोग अली मीन गंडापुर साहब की बात को फौकियत और अहमियत देते रहे हैं। तो अली मीन गंडापुर साहब या उनके काबीना के मेंबरान की अदम मौजूदगी के बगैर ये जो एफपीसी है इसकी वक़्त आपको क्या नजर आती है, इसकी क्या हैसियत है? देखें दरिया, बात यह है कि ये मुझे बताइए कि हु इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस, नंबर 1। गवर्नर कुड हैव डन कि अगर वो बेहतर फैसला करते तो ये कहते कि कुड हैव रिटन लेटर टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस कि जी सूबे में ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक, पराचार में ये प्रॉब्लम है, ये हालात खराब हो रहे हैं, आई एज द हेड ऑफ द प्रोविंस I would ask you to please convene a all party conference और उसमें बैठ के इसके मसले का हल करें and immediately remedial measures किए जाए। That would have been, अगर उसके बावजूद चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो अमल नहीं करते, चीफ जो सीएम केपी के, then ये जस्टिफाई
सकता था कि ठीक है जी मैंने कहा, नहीं कहा और मुल्क हालात था तो मैंने ये एक्शन लिया, बट अभी ये जो फैसले में इसकी इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है? चीफ एग्जीक्यूटिव जी, गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उनके ऑर्डर्स को अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते तो हु इज बीइंग लेट डाउन? द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। ये चीजें सोचिए गवर्नर को, आपको आपस में मिल के रहना चाहिए। देखें यहाँ पर आपने ये नहीं करना इन हालात में, जब वहाँ पर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट देख लें कैसे वहाँ पर हालात खराब हुए हुए हैं, उस पर पारा चिनार कुरम के देख लें हालात क्या हैं, टेररिज्म बढ़ा हुआ है। यू नीड टू वर्क टुगेदर, बीइंग हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द प्रोविंस जो गवर्नर हैं, he should take a one bold step. You know कि I still feel कि चीफ मिनिस्टर इज वेरी इमेच्योर बात करते हैं, वो नहीं गए, वो जाना चाहिए था वहां पर जाके मसले को सॉल्व करते। बल्कि यहाँ तक मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि 24 नवंबर को इसी बहाने ये इस मूव को टुवर्ड इस्लामाबाद कैंसिल कर देते, कहते इतना बड़ा सानिया हो गया और मेरे लिए प्रायोरिटी है प्रोविंस के लोगों की, मैं वहां पर जा रहा हूँ, इस मूव को मैं 2, 3, 4 हफ्ते के लिए डिले कर रहा हूँ। और आपको बहुत ईजी एग्जिट स्ट्रेटजी मिल रही थी जो आपने इसका फायदा नहीं उठाया और आज तक आप नहीं गए। ये दवाइयां हेलीकॉप्टर भेजना है, नो मीन यू हैव टू गो एंड मीट योर पीपल जिन्होंने आपको मैंडेट दिया हुआ है, जाएं। लेकिन बैरिस्टर सैफ को तो ये भी मौक़िफ़ है कि वहां पर फिलहाल सीज फायर है, मेडिसिन हम भिजवा रहे हैं, वहां पे जो टेक्निकलिटीज हैं उनको जो है वो दूर किया जा रहा है, तो फिर गवर्नर केपी को अपना ये पावर शो करने की क्या जरूरत थी? यस, तो इसीलिए सेकंड ये अभी भी इनको देखते हुए गवर्नर शुड हैव रिटन अ लेटर टू चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी के जी मैंने ये देखा है, प्लीज टेक इमीडिएट सर्टेन एक्शंस टू रिफ्रेन बोथ साइड किलिंग ईच अदर, और आप इसके लिए एपीसी बुलाएं। ही कुड हैव कॉल्ड फॉर दिस, नहीं करते देन अगर आप बुलाते हैं देन यू आर मोर जस्टिफाइड। आई एम टॉकिंग ये इस एपीसी का सवाए बैठे आए खाया पिया उठ के चले गए, इसके अलावा आपको इसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ना कोई ऑर्डर इम्प्लीमेंट होंगे। इम्प्लीमेंट ऑर्डर करता है चीफ एग्जीक्यूटिव, अगर वो पुलिस नहीं भेजते, सिविल फोर्सेज नहीं भेजते, वहां पर उनको एक्स्ट्रा मदद नहीं करते, एडवाइज हेलीकॉप्टर की मदद नहीं करते, तो नहीं कोई फायदा किया आपको। ठीक है, तो अननेसेसरी पहले एक वॉलेटाइल सिचुएशन हुई है, इसको डिफ्यूज करें बजाय इसके कि हम इसको और बढ़ाते हैं। दिस व्हाट इज माय पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, अच्छा मैं बस अब लास्टली जरा मेरे पास 2 मिनट है, मैं रिजवान नज़ीर साहब आपसे लेना चाह रही हूँ क्योंकि अगला जो हमारा सेगमेंट है वो सारा हम लोग जरा कोशिश करेंगे कि पहले यासीन आज़ाद साहब से कानूनी रहनुमाई ले लें, फिर उसके बाद मैं बैक टू बैक तज्जियों की तरफ आऊँगी। रिजवान नज़ीर साहब मुझे ये बता दीजिए, ये फेडरल में भी पीपल्स पार्टी का एक्टिव हो जाना, केपी में भी पीपल्स पार्टी का एक्टिव हो जाना, सिंध में तो उनकी हुकूमत है ही, बलूचिस्तान में भी उनका एक्टिव हो जाना, ऐसे तो नहीं है? नहीं, ये ऐसे इसलिए है कि एक 26वीं तरमीम के दरमियान एक चीज़ पास हुई थी, मदरसा बोर्ड की कैंसिलेशन, जिसकी इजाज़त दे दी थी गुज़िश्ता हुकूमत ने, और मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि उन सब को ख़त्म किया जाए, मेरी मोनोपोली बरकरार रहे। और वो जो नए अलाउ हुए हैं मदरसा बोर्ड्स, उनकी रजिस्ट्रेशन वापस चाहते हैं, और इसके ऊपर कानून भी पास हो गया। सदर ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया जो पीपल्स पार्टी के हैं, और वो कानून वापस भेज दिया। अब वफाकी हुकूमत का फर्ज बनता था कि उसे दोबारा पास करवाती, वफाकी हुकूमत ने भी पास नहीं करवाया, क्योंकि सदर ने इतराज ये लगाया था कि ये सूबाई मामला है और हमें सूबाई मामलात के अंदर वफाक को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इस पे मौलाना फजलुर रहमान नाराज हैं और बड़े सख्त नाराज हैं, उनको मनाने की कोशिश हो रही है। मैंने ये अपनी इंफॉर्मेशन की चले मेरे पास हाँ ठीक है, आप तो नीवी औंके निकल के मजहर वरला साहब उन्होंने तो अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बता दिया, लेकिन आपके नजदीक भी यही है। विद इन अ मिनट आप कंक्लूड कीजिए ताकि मैं ब्रेक पर जाऊं। नहीं, मैं तो जरा फेक न्यूज पे बात करना चाहता हूँ। हाँ जी। कि जर्नलिस्ट की फेक न्यूज पे तो आप सजा दे, मुकदमा बने, ओके। ये जो 22 नवंबर को हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि 6 मोटरवेज हम तमीर और मरम्मत के लिए बंद कर रहे हैं, तो मरम्मत तो हुई नहीं, नंबर 1। मरम्मत तो हुई है, मरम्मत तो हुई है। नंबर 2 नहीं सुने, नंबर 2 जो फायरिंग वाली बात है वो हॉस्पिटल्स ने डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हुए हैं, सारे नहीं कंफर्म हुए सर, पता है सब नहीं कंफर्म हुए। नहीं कंफर्म है जी, नहीं कंफर्म। 3-26 को भाईजान 3-26 को आप मेरे साथ आप अच्छा फिर आप ये देखें कि वो जो शख्स नमाज पढ़ रहा है, एक वजीर उसका मजाक उड़ा रहा है, और चीफ मिनिस्टर उसके घर जाके मिल रहा है सर। अगर चीफ मिनिस्टर उसके घर जाके मिला है ना सर। अच्छा, पहले ये है कि टिक टाक बनाना जुर्म है। अगर टिक टाक बनाना जुर्म है तो फिर पंजाब की पूरी हुकूमत ही टिक टाक पे चल रही है।
तो ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਬਰਲਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਜ ਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜੋ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਓ। नहीं, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਦੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਖਾते ਨੇ, जो फेक न्यूज हुकूमत देती है उस पे क्या सजा होगी? ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਦੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਚਾਵਲ ਵਾਪਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ भाई, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। जो फेक न्यूज हुकूमत देगी उस हाँ। पे क्या होगा? बिल्कुल होना चाहिए जी। फेक न्यूज पे मुकदमे जो बनते हैं, जिस तरीके से मतीउल्लाह जान पे बना, जिस तरीके से शाकिर अवान पे भी बना, और आप तो खुद इसी के डसे हुए हैं रिजवान रज़ी साहब, इस पर भी हुकूमत का एहतसाब होना चाहिए। एनीवेज एक ब्रेक लेके बाद जब वापस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपको अपडेट देंगे कि वहां पर खतो किताबत का सिलसिला जो है वो फिर से शुरू हो चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को खत लिखा है, खत में क्या कहा गया और क्या ऐसा पॉसिबल है, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में खतो खताबत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। ब्रेक पर जाने से पहले भी मैं आपको अपडेट करके गई थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को एक खत लिखा और खत में उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तों पर जल्द समात जो है वो की जाए और इस सिलसिले में फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाए, क्योंकि अब तक 2 दर्जन से ज़ायद जो दरख्वास्तें हैं वो इकट्ठी हो चुकी हैं, लेकिन एक मौमा अभी तक बरकरार है। और इसका जवाब सिर्फ मैं ही नहीं, जो हमारे तज्जियाकार हैं, तबसरा नगार हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर होगा क्या, क्योंकि जब 26वीं आईनी तरमीम हुई है तो उसके बाद अभी तक ऐसे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ कानूनी सुकम मौजूद हैं। यासीन आज़ाद साहब हमारी रहनुमाई फरमाइएगा सबसे पहले तो इस मामले पर कि आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं, अब इन्हें आईनी बेंच सुनेगा या फिर फुल कोर्ट भी सुन सकता है? देखें, अब जो 26वीं अमेंडमेंट आई है उसके मुताबिक जितनी पिटिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग हैं वो सिर्फ आइनी बेंच सुनने का इख्तियार रखता है। मैं इस बात से इत्फाक नहीं करता कि मंसूर अली शाह साहब ये कहते हैं कि फुल कोर्ट सुने। एक ज़माना ये था कि इसी सुप्रीम कोर्ट से बार के मेम्बरान ये मुतालबा करते थे कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं और फुल कोर्ट मीटिंग में मामलात को डिसाइड करें, तो 3 या 5 से ऊपर कोई बेंच ही नहीं बनती थी। तो अब जो सूरत हाल है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जिस तरह से मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि ये मामला हमारे पास आए तो आइनी बेंच बनी इसीलिए है कि आइनी मामला जो है वो आइनी बेंच ही सुनेगा, इसके अलावा और कोई नहीं सुनेगा। तो ये मामला जो है, जितनी भी पिटिशनें पेंडिंग हैं वो आइनी बेंच के सामने लगनी चाहिए, उनको डिसाइड करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आइनी बेंच के अंदर जो पिटिशनें पेंडिंग हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक, जो बाकी सिस्टम है जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है, क्या उसको स्टॉप कर दिया जाए कि जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए? इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि आज लोअर हाई कोर्ट में 20 से 22 वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई हैं, सिंध हाई कोर्ट में 14 से 15 वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई हैं। तो कोई ये नहीं देखता कि अगर ये वैकेंसियाँ खाली ही रहती हैं और जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं होती तो जो पब्लिक लिटिगेंट्स है वो जो सफ़र करेगी उसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है। मिसाल के तौर पर आइनी बेंच भी अगर 6 महीने तक अपने आइनी मामला को डिसाइड नहीं करती तो क्या अपॉइंटमेंट का सिलसिला रोक दिया जाए? नहीं रोका जा सकता। वैसे भी हमारे यहाँ लीगल कॉम्प्लिकेशन हर मामले में बढ़ाई गई है, और प्रॉब्लम इस मुल्क का यह है कि हर इदारा वो अपने आप को अपने आईनी हदूद के अंदर रह के कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। सॉरी, मेरे जो सवालात हैं या फिर मेरा यूं कह लीजिए कि अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है ये आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों के हवाले से। चले, ये तो आपने कह दिया कि जो 26वीं आईनी तरमीम आई उसके मुताबिक तो आईनी बेंच का ही इख्तियार है, लेकिन सर जो ये क्वेश्चन ये भी है कि जो दरख्वास्तें हैं अब तक समात के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो सकी हैं? इनको किसने मुकर्रर करना है? किसके पास इदारा इख्तियार है? कब भेजी जाएंगी आईनी बेंच को? कौन पिक एंड चूज करेगा कि कौन सा केस किसने सुनना है? देखें, आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर मेरा एक केस लगा हुआ था, तो बेंच ने कह दिया कि भाई ये चूंकि इसमें आईनी मामला इन्वॉल्व है, हम नहीं सुनेंगे, आईनी बेंच सुनेगी। अब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम केसेस में तकरीबन तय कर लिया है कि आईनी बेंच में कौन से मैटर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज साहिबान के सामने कौन से केसेस जाएंगे। यही वजह है कि कई पिटिशन, लेकिन उसमें आईनी अमेंडमेंट 26वीं अमेंडमेंट में एक बात तय हुई है कि पहले पुरानी पिटिशन को सुना जाएगा, बाद में नई वाली को सुना जाएगा। आपको याद होगा कि माजी में जब रिव्यू पिटिशन पेंडिंग थी जो रिजर्व सीटों के हवाले से, तो जस्टिस फैज साहब चीफ जस्टिस जो उस वक्त थे, उन्होंने बेंच से कहा
کہ یہ جو ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، یہ ہم نے جو سیٹوں کا معاملہ تھا وہ چھٹیوں کے اندر سنا، تو ہمیں ریویو پٹیشن بھی چھٹیوں کے اندر سننی چاہیے تاکہ یہ معاملات کو آگے بڑھے۔ تو اس وقت 2 سینئر جج جو ہمارے کمیشن کے ممبر تھے انہوں نے اس سے ایگری نہیں کیا، انہوں نے کہا چھٹیوں کے بعد سنیں گے، اور اس کے بعد ایک لمبا چوڑا ڈسپیوٹ سٹارٹ ہو گیا۔ ابھی جو صورتحال بنتی جائی ہے، ایون ججز کی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں کل جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے والا ہے، چونکہ 26ویں امینڈمنٹ میں آپ نے جوڈیشل کمیشن کے ہر ممبر کو اختیار دے دیا کہ وہ اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کا نام نامینیٹ کر سکتا ہے۔ جو آنریبل ججز کے پاس اختیارات تھے، اب چیف جسٹس صاحبان نے اپنے اپنے نام ریکمنڈ کر کے بھیجے ہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ کل جو کمیشن کا اجلاس ہوگا، چونکہ میں بھی 4 سال سے جوڈیشل کمیشن کا ممبر رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ ان کا فیصلہ کیا ہوگا۔ کل جو صورتحال ہے کافی مشکل صورتحال ہوگی، اور جسٹس منصور علی شاہ کے اس خط سے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ سنے، تو فل کورٹ میں 26ویں امینڈمنٹ کا بھی معاملہ ہے، تو 26ویں امینڈمنٹ کیا پورا سپریم کورٹ سنے گا یا جو آئینی بنچ 7 رکنی بنائی گئی ہے وہ سنے گا؟ تو میرے نزدیک جو آئینی بنچ 7 رکنی بنائی گئی ہے وہ سنے گا، کوئی اور نہیں سن سکتا۔ تو ان حالات میں صرف لیگل کمپلیکیشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اداروں کو مذاق بنایا جا رہا ہے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اور جو امینڈمنٹ ہے، اگر کوئی آپ نے اپنا قانونی نقطہ دیا، اب آپ ہی کے دیے گئے اوپینین پر میں ذرا اپنے باقی مہمانوں سے ان کی رائے لے لوں۔ مظہر مولا صاحب، یہ تو کلیئر کر دیا یاسین آزاد صاحب نے کہ یہ تو سن ہی آئینی بینچ سکتا ہے، تو پھر منصور علی شاہ صاحب نے کیوں لکھا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو خط؟ اور دوسرا یہ کہ پھر یہ بھی ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ جو پہلے کیسز لگے ہیں ان کے اوپر سماعتیں ہوں گی، تو پھر یہ فضول کی حیثیت ہے، یہ فضول کی مشق ہے؟ یاسین آزاد صاحب کہتے ہیں کہ اداروں کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، سب سے بڑا مذاق تو حکومت نے بنایا اداروں کو۔ اب سپریم کورٹ میں یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے، ایک ایسا ادھر ڈرامہ کریٹ کر دیا یہ 26ویں ترمیم نامی منظور کر کے، اس کا فیصلہ بالکل سپریم کورٹ کا فل بینچ کرے، کیونکہ یہ ترمیم ہو کے اب اس کے خلاف پٹیشنز آئی ہوئی ہیں، یہ آئینی بینچ کیوں کرے گا، یہ سپریم کورٹ کا فل بینچ کرے، اس لیے کہ بھئی اس کا فیصلہ تو ہو جائے کہ یہ درست ہے یہ نہیں۔ یہ اتنے ججز جو آپ کو چاہیے، امریکہ میں سپریم کورٹ کے 9 ججز ہیں، آپ کو درجنوں کے حساب سے ججز چاہیے، ان کی مراد دیکھیں، ان ججز کی ان کی مراد بالکل ختم ہونی چاہیے۔ اور یہ تماشا جو لگایا ہوا ہے نا کہ آئینی بینچ اور سپریم کورٹ، او بھائی ایک سپریم کورٹ ہے، اس کا چیف جسٹس فیصلہ کرے، یہ آئینی بینچ شینچ کے جو دھندے ہیں یہ ختم ہونے چاہیے۔ اس نے قوم کو تقسیم کیا، اس نے جوڈیشری کو تقسیم کیا، اس نے ہر معاملہ تو آئین سے جڑا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، مجھے کوئی بندہ چھڑی مارتا ہے یا میں کس کو چھڑی مارتا ہوں تو آئین اس میں ایک سزا بتائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آئین تو ہر ایک جگہ جڑا ہوا ہے، تو پھر آپ اپنی مرضی کا بنا دیں بھائی، ہر گورنمنٹ اپنی مرضی کا آئینی بینچ بنا کے آئینی معاملات کے فیصلے کروا لے گی۔ یہ تو تماشا آپ نے لگا دیا، یہ تو عدلیہ کو غلام بنا دیا ہے۔ صحیح۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ تو واقعی کوسچن مارک لگ جائے گا نا جو آئینی بینچ بنا ہوا ہے، کیونکہ آئینی بینچ نے کیا اپنے ہی خلاف کیس سننا ہے، جس کی یوں کہہ لیجیے کہ صورت میں جو کہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی اس کے بعد جا کر یہ آئینی بینچ بنا نا، تو آئینی بینچ کیوں کر سنے گا اس حوالے سے درخواستوں کو، اور کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس درخواستوں کو ڈسمس نہیں کرے گا فوری طور پر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر 26 امینڈمنٹ افیکٹو ہو گئی 2/3 میجورٹی سے، پریزیڈنٹ پاکستان نے سائن کر دی ہے، یہ ایک قانون بن گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اس کا مطلب جو اس کے مطابق جو چیف جسٹس نے بنانی ہے، اگر انہیں پروموشنز کرنی ہے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں، آزاد صاحب کہہ رہے ہیں یہ جسٹس مجھے پتہ ہے عوام کو سفر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ لوور کورٹس ہیں، ان کا کون والی وارث ہے؟ ان سب کی رسپانسبلٹی چیف جسٹس پاکستان کی ہے کہ وہ لوور کورٹ میں جب 25-30 سال لگ جاتے ہیں کیسز کو، اور وہ بیچارے پیرنٹ فادر ہوتے ہیں، ان کے بچہ جا کے کوئی فیصلے ان کے ہوتے ہیں، کیا یہ ناانصافی ہے؟ سستا آسان انصاف ملنا چاہیے عوام کو، تاکہ وہ ان کے گریونسز ختم ہوں اور وہ اپنی جو جائز ان کے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ان کو ملے۔ یہاں پر مجھے سمجھ نہیں آتا، ہر بات میں ہم کہتے ہیں
کہ جی ہمیں امینڈمنٹ چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں کانسٹیٹیوشن, بالکل ٹھیک ہے, لیکن عوام کے لیے تو کچھ کریں. آپ کی رسپانسبلٹی اپنے ادارے کو ٹھیک کرنا. جیسے فوج چیف آرمی اسٹاف ہیں, وہ اپنے ادارے کو ٹھیک کرتے ہیں, اپنی ٹریننگ کرتے ہیں, آپریشن ریڈیز کرتے ہیں, جو ان کا کام کی سوورینٹی ہے, ملک کی باؤنڈریز ہیں, سرحدوں کی حفاظت ہے, اس کے بعد آپ نے جو شہداء کا خیال کرنا ہے, ہمارے جسٹس صاحب ہیں, ان کے پاس بھی تو کیا یہی صورتحال رہے گی کہ ایڈمنسٹریشن معاملات کو مینیج کریں گے؟ بریگیڈیئر صاحب چلے, میں لاسٹ منٹ رہ گئے میرے خیال سے, لاسٹ 1.5 منٹ میں رضوان رضوی صاحب سے ٹیک لیتے ہیں. رضوان رضوی صاحب, واقعی جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم آئی اور جس طریقے سے کیسز کا بھنڈار ہے بائنی بینچز کے پاس, اس کے بعد جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب بھی فرما رہے, تو پھر وہی بات رہ گئی کہ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہی رہ جاتے ہیں جسٹس حیا آفریدی صاحب کے پاس ڈیل کرنے کو. نہیں, یہ تو آپ انہیں چھیڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں, ادروائز ان کے پاس بہت سارے معاملات ہیں. میں تو چاہ رہا ہوں, میں اڈاپٹ کرتا ہوں آزاد صاحب نے جو آرگومنٹ دیے ہیں, میں ان سے فلی ایگری کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ ایک نیا فورم بنا ہے, اس کے لیے کمپلیکیشنز ہوں گی, جیسا انہوں نے فرمایا کہ سندھ ہائی کورٹ میں ان کا کیس تھا تو اس میں ایک کمپلیکیشن ہو گئی, لیکن یہ نکل جائیں گی. جب سسٹم تھوڑا سا سموتھلی چلنے کی کوشش کرے گا تو یہ آگے بڑھ جائیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, آئینی بینچ یا غیر آئینی بینچ, بیسک آبجیکٹو تو یہ ہے نا کہ یہ جو سیاسی مقدمات آ کر عام لوگوں کو ریلیف ملنے کے امکانات کو محدود کر دیتے تھے یا ان کے فیصلے نہیں ہو پاتے تھے, تو عام عوام کے فیصلے جو ہیں, لین دین کے تنازع جو ہیں, جائیدادوں کے تنازع جو ہیں, وراثت کے تنازع جو ہیں, وہ جلدی جلدی حل ہوں. میں نے قائد اعظم کے بچوں کا جو گلبرگ کے علاقے میں ان کی زمینیں غصب کی گئی تھیں, اس کے خلاف کیس جو ہے وہ 1994 میں رپورٹ کیا ہوا ہے. وہ قیام پاکستان سے پہلے کا کیس ہے, انہوں نے 50s میں فائل کیا تھا, اور وہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا. تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اگر ہمارا قائد جس نے یہ پاکستان ہمیں دیا, اس کے بچے اس کا کیس نہیں ابھی تک ڈیسائیڈ کروا پائے, تو باقی لوگوں کا کیا حال ہو. تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تاریخی کیسز ہیں, اب سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ان معاملات کو اٹھائیں اور ذرا دیکھیں کہ کس کو کہاں پر حقوق کی جو فراہمی ہے وہ یقینی. بٹ اینی ویز یہ ایک واقعی معمہ ہے. لیٹس سی کہ کب ان درخواستوں کو فکس کیا جائے گا سماعت کے لیے, کب ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی سنوائی ہوگی. لیکن ایک معمہ تو یہ بھی ہے کہ آخر شہر اقتدار میں چل کیا رہا ہے. جو آج ہم نے گفتگو کی ہے, جو رضوان رضوی صاحب فرما رہے تھے کہ عام انسانی آنکھ جو دیکھ رہی ہے وہی کچھ ہو رہا ہے, یا پھر واقعی بیک ڈور کچھ اور چل رہا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. ہم سب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.